तो कहानी की शुरुआत यांग नाम के एक योद्धा को दिखाते हुए होती है जो सैट फ्लूट नाम के एक कबीले का सदस्य था। यहाँ पर यांग उनके दुश्मन कबीले के मास्टर को मारने आया हुआ था। पहले तो यांग दुश्मन कबीले के योद्धाओं को एक ही बार में मार गिराता है और फिर उस कबीले के मास्टर को भी बड़ी आसानी से मार डालता है। तभी यांग को यहाँ पर दुश्मन कबीले के मास्टर की एक छोटी सी बच्ची दिखती है जिसे यांग मारने का सोचता है, लेकिन उस बच्ची की खूबसूरत स्माइल देखकर उसका दिल पिघल जाता है। अब क्योंकि यांग के दिल में इतनी भी नफरत नहीं भरी थी कि वो एक छोटी सी बच्ची को मार दे, इसलिए वो उस बच्ची को लेकर वहाँ से जाने लगता है। यांग जानता था कि उसके अपने कबीले यानी सैट फ्लूट के योद्धा उस बच्ची को मार डालेंगे क्योंकि वो दुश्मन कबीले के मास्टर की बच्ची थी। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर जाता है तो वहाँ पर उसके अपने कबीले के योद्धा उस बच्ची को मारने का प्रयास करते हैं और यहीं पर उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए यांग को अपने ही लोगों की जान लेनी पड़ती है। वो एक एक करके अपने कबीले के योद्धाओं को मारकर वहाँ से अमेरिका के एक छोटे से शहर लॉर्ड में अपने पुराने दोस्त इस्माइली के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दिनों बाद आखिर वो लॉर्ड सिटी में पहुंच जाता है जहां पर आधे से भी ज्यादा मकान टूटे पड़े थे और उस शहर में लोग भी बहुत कम रहते थे। यहाँ पर सबसे पहले यांग की मुलाकात रॉन नाम के आदमी से होती है जो एक नंबर का पियक्कड़ था। वो हर समय दारू के नशे में टुन रहता था। तभी वहाँ पर एड बुल आता है। यांग उसे अपने दोस्त की फोटो दिखाकर उसका एड्रेस पूछता है, जिस पर एड बुल उसे बताता है कि आपके दोस्त इस्माइली की तो 3 साल पहले ही डेथ हो गई है और वो यहाँ पर एक लॉन्ड्री चलाता था। एड बुल यांग को उस लॉन्ड्री तक पहुँचाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं उस लॉन्ड्री में यांग की मुलाकात लिन नाम की एक लड़की से होती है जो अब तक उस लॉन्ड्री को चला रही थी। लिन पूछती है कि तुम इस्माइली को कैसे जानते हो, जिस पर यांग उसे बताता है कि इस्माइली मेरा बचपन का दोस्त था। तभी लिन उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी बेटी के साथ अकेले ही आए हो, जिस पर यांग उसे कहता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, इसके पेरेंट्स मर चुके हैं। ये सुनकर लिन को काफी दुख होता है, इसीलिए वो उस बच्ची का नाम अप्रैल रखती है। लिन उसे कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन तुम्हें लॉन्ड्री के काम में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। यांग कहता है कि मुझे ये काम नहीं आता, जिस पर लिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लॉन्ड्री का काम सिखा दूंगी। अगले दिन यांग उस लॉन्ड्री में बैठा होता है कि तभी वहाँ कुछ लड़के आकर उसको कपड़े धोने के लिए देते हैं और साथ ही उसका काफी मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन उनको ऐसा करते देख एड बुल वहाँ आकर उनको वहाँ से भगा देता है और यांग को खाना खिलाने के लिए अपने साथ ले जाता है। रास्ते में यांग लिन को निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते देखता है और फिर वो सभी खाना खाने के लिए आगे चले जाते हैं। अब ऐसे ही यांग धीरे धीरे खुद को यहाँ के माहौल के हिसाब से ढालने लगता है। वो लिन के साथ लॉन्ड्री में हेल्प करवाता है, उन लोगों के साथ खेलता कूदता है और इतना ही नहीं, वो इस बंजर रेगिस्तानी जमीन पर फूलों का बगीचा भी बनाने लगता है जिसमें सभी उसकी मदद भी करते हैं और कुछ महीनों बाद उसके बगीचे में बहुत सारे फूल भी उग जाते हैं। वहीं सभी लोग उस छोटी बच्ची अप्रैल को बहुत प्यार करते थे। यहाँ पर रहते हुए अब यांग को समझ आ जाता है कि किसी भी चीज को मिटाना कितना आसान होता है, लेकिन वहीं उस चीज को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगता है। एक दिन जब यांग एड बुल के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है तो वो लिन को 1 साल के बच्चे की कब्र पर फूल चढ़ाता देखता है, जिससे वो एड बुल से पूछता है कि वो किसकी कब्र पर फूल चढ़ा रही है, जिससे एड बुल उसे लिन के बारे में बताता है कि जब लिन 16 साल की थी तो एक कर्नल नाम का डाकू अपनी गैंग के साथ इस शहर में घुसकर लोगों को लूटता और मारता था। उस डाकू की एक सबसे गंदी हरकत ये थी कि वो शहर में जितनी भी लड़कियां होती थी उनको एक कतार में खड़ा करके उनके दांत चेक करता था और जिस लड़की के दांत साफ सुथरे और पूरे 32 होते थे उसके साथ वो जबरदस्ती करता था। एड बुल बताता है कि उस दिन कर्नल ने अपनी प्यास बुझाने के लिए लिन को चुना था। वहीं लिन के माँ बाप और उसके छोटे भाई को कर्नल के लोगों ने पकड़ रखा था। अब जब लिन को कर्नल के पास ले जाया जाता है तो मौका पाकर लिन वहीं पर पक रहे गर्म तेल वाले खाने को कर्नल के मुंह पर फेंक कर वहाँ से भागने लगती है। इस बात से कर्नल आग बबूला होकर बाहर आता है और भागती हुई लिन पर गोली मारकर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे लिन के फादर उसके पास भागते हैं, लेकिन तभी कर्नल उन्हें शूट करके मार देता है और फिर लिन की माँ और उसके छोटे भाई को भी मार देता है। ये सब लिन की आंखों के सामने हो रहा था। इसके बाद कर्नल अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही एड बुल बताता है कि इसके बाद जब हम लिन के परिवार को दफनाने गए थे तो लिन की सांसें उस वक्त चल रही थी, जिससे हम उसे घर ले आए और धीरे धीरे वो ठीक हो गई। लेकिन तभी से लिन ने ये ठान लिया कि अब वो कर्नल को मारकर अपने परिवार और उन सभी लड़कियों का बदला लेगी जिनके साथ कर्नल ने जबरदस्ती की थी। कुछ देर बाद यांग फिर से देखता है कि लिन निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन उसका निशाना टारगेट पर नहीं लग रहा होता, जिस वजह से वो निराश हो जाती है और कहती है कि मैं कभी भी एक अच्छी निशानेबाज नहीं बन पाऊंगी। जिस पर यांग उसे निशानेबाजी सिखाने के लिए
उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके सामने टारगेट बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अपने टारगेट की मामूली से मामूली हरकत को गौर से सुनो और फिर टारगेट पर अटैक करो, जिससे लिन बड़े ही ध्यान से अपने टारगेट यानी यांग पर अटैक करती है। लिन देखती है कि उसका हर एक निशाना सही लगा है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है और यांग के पास जाकर उसका शुक्रिया करती है, क्योंकि जिस चीज को वो काफी समय से करने की कोशिश कर रही थी वो यांग ने उसे चंद मिनटों में सिखा दी थी। उसी रात लिन यांग को बताती है कि इस्माइली ने तो मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था कि तुम सैट फ्लूट कबीले के योद्धा हो और एक दिन तुम यहाँ पर जरूर आओगे। वो पूछती है कि आखिर तुम सैट फ्लूट कबीले में शामिल क्यों हुए, जिस पर यांग बताता है कि बचपन में एक दिन जब मेरे पिता के साथ हमारे खेत पर मैं काम कर रहा था, तब वहाँ पर एक कबीले का योद्धा आया और उसने अपनी तलवार की धार चेक करने के लिए मेरे पिता की मेरी आंखों के सामने गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसी दिन से मैंने दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनने का निर्णय लिया। इसके बाद यांग लिन को अपनी तलवार दिखाता है जो मियान के साथ पूरी तरह से सील की हुई थी। यहाँ पर यांग लिन को अप्रैल के बारे में सब सच बता देता है और कहता है कि अगर मैंने इस तलवार को मियान से बाहर निकाला तो इस तलवार से मैंने जितने भी लोगों को मारा है उन सभी की रूहें रोने लगेंगी, जिनकी आवाज सुनकर मेरे अपने कबीले यानी सैट फ्लूट के योद्धा यहाँ पर अप्रैल को मारने के लिए आ जाएंगे। इसके बाद यांग लिन को कई दिनों तक तलवारबाजी सिखाता है और फिर क्रिसमस का दिन आ जाता है, जिसे ये लोग बहुत ही खुशी से नाचते गाते हुए मना रहे होते हैं। लेकिन तभी कर्नल अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आकर उन लोगों पर अत्याचार करने लगता है। वो लोग जोकर बने हुए आदमी के सर पर पानी की बाल्टी रखकर उस बाल्टी पर शूट करते हैं, जिसके बाद कर्नल उसके सर पर एक ग्लास ड्रिंक रख देता है और जैसे ही वो उस ग्लास पर शूट करने लगता है तभी वहाँ रॉन नशे की हालत में आकर पहले उस ड्रिंक को पीता है और फिर कर्नल का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे कर्नल को काफी गुस्सा आता है। वो अपने एक आदमी को कहता है कि इसको घोड़े के पीछे बांधकर घसीटते हुए घुमा कर लेकर आओ। इसके बाद कर्नल शहर की सभी लड़कियों को एक कतार में खड़ा करके उनके दांत चेक करने लगता है। इसी दौरान उसे एक औरत के दांत साफ सुथरे और पूरे दिखते हैं, लेकिन वो औरत शादीशुदा थी, इसलिए कर्नल उसे उसके पति के साथ ही गोली मारकर मार देता है। तभी कर्नल की नजर उनकी बेटियों पर पड़ती है। वो अपने आदमियों को कहता है कि इन दोनों को अच्छे से नहला सजाकर मेरे पास लेकर आओ, लेकिन कुछ देर बाद उन दोनों की जगह लिन अच्छे से सजकर कर्नल के पास आती है और जब कर्नल के आदमी वहाँ से चले जाते हैं तो लिन अपना चाकू निकालकर धीरे धीरे कर्नल की तरफ बढ़ती है और जब वो उसे मारने ही वाली होती है तो कर्नल पहले ही उस पर गन पॉइंट करके खड़ा था। कर्नल उसे बताता है कि मैं तेरी सुगंध सूंघकर ही समझ गया था कि तू वही 16 साल पहले वाली लड़की है। वहीं ईट बुल भागता हुआ यांग के पास जाकर उसे बताता है कि लिन अकेले ही कर्नल को मारने चली गई है। अब लिन को बचाने के लिए यांग को आखिरकार अपनी म्यान तलवार से बाहर निकालनी ही पड़ती है, जिससे सैट फ्लूट के मास्टर को यांग के बारे में पता चल जाता है और वो बड़ी तेजी से अपने योद्धाओं के साथ उसकी तरफ जाने लगता है। वहीं लिन को कर्नल के आदमियों ने पकड़ रखा था और कर्नल लिन के साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है कि तभी यांग वहां आकर उन सबको अपनी तलवार से गाजर मूली की तरह काटकर कर्नल को मारने लगता है। तो लिन उसे कहती है कि इसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। उन दोनों की इस बातचीत का फायदा उठाकर कर्नल लिन को ढाल बनाकर विंडो से नीचे कूद जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने लगता है। तभी लिन उस पर जोर से चाकू फेंककर उसे वहीं मार गिराती है, लेकिन ये लोग देखते हैं कि ये कर्नल नहीं है और कर्नल उनको चकमा देकर वहां से भाग गया है। इसके बाद यांग लिन को कहता है कि मेरी तलवार म्यान से बाहर निकल चुकी है, इसलिए मेरे कबीले के लोग यहाँ पर किसी भी वक्त आते ही होंगे, इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा, वरना तुम सब लोग मेरी वजह से मारे जाओगे। ये सुनकर एट बुल उसे कहता है कि कर्नल यहाँ से भाग चुका है और वो अपने दुगने से भी ज्यादा आदमी लेकर हम लोगों को मारने वापस जरूर आएगा, और अगर तुम भी यहाँ से चले जाओगे तो हम कर्नल का मुकाबला कैसे करेंगे। तभी एक आदमी बोलता है कि हम बिना किसी हथियार कर्नल का मुकाबला कैसे करेंगे, जिस पर एट बुल रॉन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसके पास कुछ खास है। इसके बाद रॉन उनको अपनी वाइफ की कब्र खोदने को कहता है और उसकी वाइफ की कब्र में उन्हें रॉन के द्वारा छुपाए गए बहुत सारे हथियार मिलते हैं। दरअसल रॉन की वाइफ ने मरते समय उसको एक वादा करने को कहा था कि वो जिंदगी में कभी भी हथियार नहीं उठाएगा, लेकिन अब मजबूरी में रॉन को अपनी वाइफ से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ता है। इसके बाद वो सभी लोग उन बंदूकों को चलाने का अभ्यास करने लगते हैं। अगले दिन कर्नल अपने बहुत सारे आदमियों के साथ उनकी तरफ आ रहा होता है। उधर यांग अपनी तलवार निकालकर उनके सामने खड़ा था। वहीं रॉन एक ऊंचे टावर पर उन पर निशाना साधे खड़ा होता है। अब जैसे ही कर्नल अपने आदमियों के साथ शहर में एंटर होता है तभी रॉन एक डायनामाइट पर शूट करके उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे कर्नल के काफी सारे आदमी मारे जाते हैं और चारों तरफ धुआं फैलने की वजह से यांग कर्नल के आदमियों को मारने लगता है। वहीं रॉन भी कर्नल के आदमियों पर शूट कर रहा होता है, जिससे कर्नल अपने आदमियों को रॉन को मारने के लिए टावर पर भेजता है, लेकिन कर्नल के आदमियों के वहां पहुंचने
से पहले ही रॉन रस्सी के सहारे वहाँ से नीचे उतर जाता है। तभी उस जगह पर रॉन का लगाया हुआ डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कर्नल के कुछ आदमी मर जाते हैं। इसी बीच वहाँ सैड फ्लूट का मास्टर सैड फ्लूट के योद्धाओं के साथ एंट्री करता है, जिन्हें देखकर सभी डर जाते हैं। यांग लिन और 8 बुल को कहता है कि अप्रैल को लेकर किसी महफूज जगह पर जाओ। इसके बाद सैड फ्लूट के लोग उन लोगों पर हमला कर देते हैं। वहीं कर्नल के लोग शहर के लोगों के साथ सैड फ्लूट के योद्धाओं को भी शूट करने लगते हैं, लेकिन सैड फ्लूट के लोग इतने थे कि वो कर्नल के लोगों को अपनी तेज तर्रार तलवारों से काट रहे होते हैं। वहीं सैड फ्लूट के योद्धा अप्रैल को मारने के लिए उनके पीछे भागते हैं, जिससे यांग लिन और अप्रैल को बचाने के लिए उनके पीछे भागता हुआ अपने ही कबीले के योद्धाओं से लड़ता है और एक एक कर उन्हें मार रहा होता है। यांग को इस तरह से लड़ता देख सैड फ्लूट का मास्टर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद यांग और लिन अप्रैल को बचाने के लिए एक घर में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सैड फ्लूट के लोग आकर यांग से लड़ने लगते हैं। ये देखकर लिन 8 बुल को अप्रैल पकड़ाकर कहती है कि अप्रैल को यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ, और फिर खुद तलवार उठाकर सैड फ्लूट के योद्धाओं से लड़ने लगती है। वो दोनों सैड फ्लूट के योद्धाओं को खत्म करके जब बाहर आते हैं तो 8 बुल को घायल देखते हैं। 8 बुल उन्हें बताता है कि कर्नल उससे अप्रैल को छीन कर ले गया है, और इतना कहते ही वो दम तोड़ देता है। वहीं दूसरी साइड कर्नल अप्रैल को उठाए घर में घुसकर अपने आदमियों को बाहर उसकी सुरक्षा के लिए तैनात कर देता है। कुछ देर बाद यहाँ पर सबसे पहले सैड फ्लूट के लोग अप्रैल को मारने आते हैं, लेकिन कर्नल के लोग ऑटोमेटिक मशीन गन से उन सभी को मार गिराते हैं। इसके कुछ देर बाद यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तभी यांग यहाँ पर आकर कर्नल के आदमियों को मार डालता है और रूम में कर्नल के पास जाता है, जहाँ कर्नल ने अपनी गन अप्रैल पर तान रखी होती है। उसी वक्त कर्नल अप्रैल पर शूट कर देता है, लेकिन यांग बड़ी ही फुर्ती से उसकी गन से निकली गोली को अपनी तेज तलवार से 2 हिस्सों में काटकर कर्नल से अप्रैल को छुड़ा लेता है। जिसके बाद यांग लिन को मौका देता है कर्नल को मारने का, जहाँ पर लिन और कर्नल के बीच लड़ाई होती है। यहाँ पर पहले तो लिन कर्नल के पैर को तलवार से काट देती है, और जब वो नीचे गिर जाता है तो तलवार से उसे मार डालती है। इसके बाद जब वो दोनों रूम से बाहर आते हैं तो उन्हें सामने सैड फ्लूट मास्टर खड़ा दिखता है, जो यांग को कहता है कि तुम्हें इस दुश्मन कबीले के मास्टर की बच्ची को अपने हाथों से मारना होगा। लेकिन यांग ऐसा करने के बजाय अपने गुरु यानी सैड फ्लूट मास्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर उन दोनों में भयानक तलवारबाजी होती है। सैड फ्लूट मास्टर यांग को काफी तगड़ी टक्कर देता है, लेकिन आखिर में यांग सैड फ्लूट मास्टर का गला काट देता है। वहीं मरने से पहले सैड फ्लूट मास्टर यांग से कहता है कि तुम इस बच्ची को जहाँ पर भी लेकर जाओगे, सैड फ्लूट के योद्धा तुम्हें ढूंढ कर मार डालेंगे। इसके बाद यांग लिन के पास आता है, जो अप्रैल को गोद में उठाए हुए थी। यांग लिन को कहता है कि अप्रैल का ख्याल रखना, क्योंकि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सैड फ्लूट के लोग सिर्फ मेरी तलवार के जरिए मुझ तक पहुँच सकते हैं। इतना कहते हुए यांग उन सबसे बहुत दूर निकल जाता है। कुछ महीनों बाद वो एक बर्फीली जगह पर रह रहा होता है। तभी वहाँ सैड फ्लूट के योद्धा आ जाते हैं, जिससे यांग भी अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।